हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की हेडिंग के बाद एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट हेडिंग है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहला सवाल है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। तो एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और उसमें बताया गया है कि जो प्लेसेंटल मैमल होती हैं उनके फीमेल में रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट से कुछ चेंजेज आते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑपरेट करती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब होता है कि साइक्लिक चेंज देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ साइक्लिक चेंज मिलेगा? ओवरीज में, साइक्लिक चेंज मिलेगा डक्ट्स में, और साइक्लिक चेंज मिलेगा यूट्रस में, और साइक्लिक चेंज मिलेगा हार्मोन में। किसी पर्टिकुलर फीमेल के लाइफ में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ग्लैंड्स में, डक्ट्स में, ओवरी में, यूट्रस में कुछ चेंजेज होते हैं और जो साइक्लिकली रिपीट होते हैं, उन्हीं चेंजेज को कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। कौन कौन से, जरा देखेंगे। तो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रस साइकिल, स्ट्रस साइकिल, और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो काम की बात आपको याद रखनी है वो ये है कि ये होती है नॉन प्राइमेट मैमल फीमेल में। किन फीमेल में? नॉन प्राइमेट में। जबकि ये होती है ये होती है प्राइमेट मैमल फीमेल। तो नॉन प्राइमेट फीमेल और प्राइमेट फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल में अंतर है। वह रिप्रोडक्टिव साइकिल जो नॉन प्राइमेट में होती हो और वह रिप्रोडक्टिव साइकिल जो प्राइमेट में होती हो, उसके नाम में अंतर है। उस साइकिल को, प्राइमेट वाली साइकिल को कहते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉन प्राइमेट वाली को कहते हैं क्या? स्ट्रस साइकिल। एक क्वेश्चन तो ये है। अब प्राइमेट मैमल में आते कौन कौन है? तो इसमें आता है ह्यूमन, एप और मंकी। ह्यूमन, एप और मंकी में क्या होते हैं? ये प्राइमेट मैमल माने जाते हैं। बाकी जितने मैमल हैं, जैसे काऊ ले लो, जैसे लायन ले लो, जैसे रैबिट ले लो, जैसे एलिफेंट ले लो, जैसे हॉर्स ले लो, मतलब इन तीन को छोड़ के, किसको किसको? ह्यूमन, एप और मंकी को छोड़ के जितने मैमल हैं वो सब किस में आएंगे? वो नॉन प्राइमेट में आएंगे और ये सब लोग प्राइमेट में आएंगे। प्राइमेट में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है फीमेल में उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट में जो चलती है उसको कहते हैं स्ट्रस साइकिल। एक और अच्छा अच्छा सवाल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रस साइकिल में एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है, ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जबकि यहाँ वेजाइनल ब्लीडिंग एब्सेंट होती है। वेजाइनल ब्लीडिंग एब्सेंट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर दिखाई पड़ गया। और भी बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन कम से कम एक अंतर तो याद ही रखेंगे कि किसी पर्टिकुलर फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल का नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल रखोगे कि स्ट्रस रखोगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो फीमेल कौन है। अगर वो प्राइमेट है तो फिर क्या कहोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर वो नॉन प्राइमेट है तो क्या कहोगे, स्ट्रस साइकिल। ठीक है। दूसरा, अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्या है, तो फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, इसका मतलब वो प्राइमेट है। और अगर वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब वो स्ट्रस साइकिल है, इसका मतलब वो नॉन प्राइमेट है। एक बात याद रखेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़नी है। चलिए, हमको सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़नी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो पहला सवाल तो यही दोगे कि ये है रिप्रोडक्टिव साइकिल। किसमें, इन फीमेल, वो भी कौन से, तो कहोगे प्राइमेट मैमल। एक क्वेश्चन तो ये है। इसकी दूसरी पहचान है, इसकी दूसरी पहचान है कि इसमें रेगुलर या क्या कहोगे पीरियोडिक, रेगुलर या पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ये दूसरी पहचान है। और इसमें जो पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, इस पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। दूसरा सवाल मिल गया। मेंस्ट्रुएशन क्या है, तो कहोगे ये वेजाइनल ब्लीडिंग है, ये रेगुलर या पीरियोडिक होती है, ये रिपीट होती है, ये रिपीट करती है एट रेगुलर इंटरवल। कितना, रेगुलर इंटरवल ऑफ या तो 28 या तो 29 डेज। रेगुलर इंटरवल ऑफ 28-29 दिन पर ये रिपीट होती है। दूसरा सवाल। तीसरा, चूंकि 28-29 दिन पर मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है, इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट इन, तो आंसर देंगे क्या, 28 से 29 दिन। 28 से 29 दिन, 28-29 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। अगला सवाल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब से होती है, तो कहोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का जो फर्स्ट डे होता है, मेंस्ट्रुएशन का जो फर्स्ट डे होता है, वही फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और कब तक चलती है, उसके बाद अप टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक साइकिल चलेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा वो नेक्स्ट साइकिल का पार्ट होगा।
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है, तो कहोगे फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कब तक चलती है, अप टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन का मतलब ही है कि वहाँ से क्या स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो मोटी मोटी बात, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्या है, तो कहोगे रिप्रोडक्टिव साइकिल है। किसमें, फीमेल में। कौन सी, प्राइमेट मैमल की फीमेल। इसकी पहचान क्या है, रेगुलर या पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग। इसको कहते क्या हो, मेंस्ट्रुएशन। ये रिपीट होता है एक रेगुलर इंटरवल, कितने दिनों का, 28-29 दिनों का। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ही है कि फिर कब कंप्लीट होगी, 28-29 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कब होती है, तो कहोगे फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होती है। कब तक चलती है, तो कहोगे नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक साइकिल चलती है। ठीक है, और देखते हैं दो बातें। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो कि पहचान है किसकी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है वो कब होता है, तो कहोगे एट प्यूबर्टी। ये कब होता है, ये प्यूबर्टी पर होता है। और प्यूबर्टी पर जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है इसको कहते क्या है, तो प्यूबर्टी पर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए एक स्पेशल टर्म है, वो हमको याद होना ही चाहिए। क्या है, देखते हैं। कब होता है बेटा, ये प्यूबर्टी पर होता है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को कहा जाता है मीनार्की। मीनार्की, तो ये काम का शब्द मिल गया। मीनार्की क्या है, तो कहोगे ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है। कब होता है, प्यूबर्टी की एज पर होता है। ये पहचान है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की। लेकिन लेकिन एट एज ऑफ क्या, 45 टू 50 ईयर, इस एज तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, इसको कहते हैं मीनोपाज। तो दो शब्द मिल गए, एक मिल गया मीनार्की, एक मिल गया मीनोपाज। तो जरा देखें, किसी फीमेल, फिर से सुन लेते हैं, किसी फीमेल में प्यूबर्टी की एज पर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है जो कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंडिकेट करता है, ये मीनार्की है। लेकिन 45 टू 50 ईयर की एज में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, और इसको मीनोपाज कहते हैं। तो किसी फीमेल का जीवन देखो कैसे चलता है। किसी पर्टिकुलर फीमेल की पहले होती है बर्थ, और बर्थ के बाद आती है प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी पर क्या होता है, मीनार्की। उसके बाद जीवन चलता रहता है, एज आता है 45 टू 50, और इस टाइम होता है मीनोपाज। तो अब ध्यान से देखें, ये है मीनार्की, ये है मीनोपाज, और बीच का ये समय है, बीच का ये टाइम है, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो किसी एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज कहाँ से कहाँ तक है, तो कहोगे ये मीनार्की से लेकर के मीनोपाज तक एक्सटेंड है। ये लगभग 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 11 टू 12 ईयर के आसपास होता है। तो 11 टू 12 ईयर एज जब है तब मीनार्की, और 45 टू 50 है तब क्या, मीनोपाज। तो बीच में रिप्रोडक्टिव फेज है, कितने दिनों के लिए, तो औसत 35 ईयर्स के लिए, 35 सालों के लिए है। कितने दिनों के लिए है, 35 सालों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट देख लेते हैं। अगर हम इवेंट्स की बात करें तो देखिए कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है और ये अगर फर्स्ट डे है और ये मान लेते हैं कि 28th डे है, ठीक है। तो बीच में कहीं 14th डे होगा। जरा देखिएगा ध्यान से होता क्या है। पहले दिन से लेकर के 5th डे तक ये मान लेते हैं 5th डे है। पहले दिन से लेकर के 5th डे तक का जो टाइम होता है ये, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। या इसी का दूसरा नाम है ब्लीडिंग फेज, ठीक है। तो ब्लीडिंग फेज कहां से कहां तक है बेटा? तो कहोगे फर्स्ट 5 डेज, फर्स्ट 5 डेज। और पहले 5 दिन कौन से हैं? तो पहले 5 दिन हैं फर्स्ट टू 5th डेज, ठीक। लेकिन लेकिन अगले जो दिन है लगभग लगभग 10 दिन, 5th डे से 14th डे तक, इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज या इसी का दूसरा नाम फॉलिकुलर फेज है। और फॉलिकुलर फेज की पहचान देखो कब से कब तक है। ये लगभग लगभग 10 डेज के लिए है, 10 डेज के लिए है। और कौन से दिन है बेटा इसके? तो कहोगे 5th टू 14th डे। 5th टू 14th डे के लिए ये फेज होती है। फिर एग्जैक्ट 14th डे, ये जो 14th डे है, एग्जैक्ट जो 14th डे है, इस दिन पाई जाती है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज 14th डे है। उस दिन के जो 24 घंटे हैं वो ओवुलेटरी फेज में आते हैं। फिर देखिए, फिर स्थिति है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो फेज है इसे कहते हैं लूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज कितने दिनों के लिए है? तो याद रखिएगा ये 14 डेज के लिए है। और किस दिन से है? तो कहेंगे 14th टू 28th, 14th टू 28th डे, ठीक है। अब काम की बात देखो बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी फेज हैं। तो बेसिकली तो 3 फेज हैं। कौन सी? एक का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, एक का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज, एक का नाम है ल्यूटियल फेज। लेकिन एक ओवुलेटरी फेज भी है जो 14th डे होती है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सी फेज कितने दिनों तक है? तो पहले 5 दिनों के लिए ये है, अगले 10 दिनों के लिए ये है, अगले 14 डेज के लिए ये है। एक क्वेश्चन ये कब से कब तक है? तो 1 to 5 है, ये 5th to 14th है, ये 14th to 28th है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस फेज में कौन सा हार्मोन का रोल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस फेज में कौन सा हार्मोन होता है? तो याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है
इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन पूछेगा मेंस्ट्रुअल फेज के पीछे कौन जिम्मेदार है, तो हम कहेंगे डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन अगर फॉलिकुलर फेज पूछेगा तो कहेंगे बढ़ा हुआ, क्या, एफ एस एच, बढ़ा हुआ क्या, एल एच, और बढ़ा हुआ क्या, एस्ट्रोजन। फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या हुआ, तो फॉलिकुलर फेज के दौरान एफएसएच ज़्यादा है, एलएच ज़्यादा है, एस्ट्रोजन ज़्यादा है। इसी दौरान ओवुलेटरी फेज के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप कहेंगे बढ़ा हुआ एलएच, जिसको एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच, ये भी रटना है, भी आगे समझ में आपको आ जाएगा क्यों लिख रहे हैं। इसीलिए ल्यूटियल फेज के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कहेंगे बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन और साथ में बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बन गया है क्या, कि टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 to 5, 5 to 14, 14th डे और 14th to 28th। 1 to 5 क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज है, इसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं। फर्स्ट 5 डेज के लिए होती है, फर्स्ट टू 5th डेज के लिए होती है, और इस फेज का मेन हार्मोन है क्या, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। अगले 5 to 14 के लिए प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, ये 10 डेज के लिए है, 5 to 14 डेज के लिए है। ये इस दौरान एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन तीनों क्या है, बढ़े हुए होते हैं। ओवुलेटरी फेज बढ़ा हुआ एलएच होता है, और जो लूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज है ये 14 डे के लिए है, 14th to 28th के लिए है, और ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन और घटा हुआ एस्ट्रोजन। ठीक है, एक और बात देख लीजिए, इसके पहले इस दिन होता है ओवुलेशन। जब उस दिन ओवुलेशन होता है, इसका मतलब इसके पहले की जो फेज है और इसके बाद की जो फेज है उसका भी नाम रखोगे। तो पहले की जो फेज है इसे कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज, और बाद की जो होती है इसे कहते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो प्री ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज कहाँ है, तो कहोगे ओवुलेशन के पहले, और पोस्ट ओवुलेटरी क्या है, ओवुलेशन के बाद होती है। अब हमको एक एक करके फेज पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, फिर पढ़ेंगे प्रोलिफरेटिव फेज, फिर ओवुलेटरी फेज, और फिर ल्यूटियल फेज। तो पहली हेडिंग है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज देखिए जरा बेटा, जरा कुछ बातें समझ लीजिए। पहले मान लेते हैं कि ये यूट्रस है, मान लेते हैं कि ये ओवरी है, और मान लेते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब है। तो जितना आप जानते हो वो समझ लो। जानते ये हो कि यहाँ से यहाँ ओवा निकल के गया है, ये मान लेते हैं ओवा है। ठीक है, तो होता ये है कि ओवुलेशन 14th डे होता है। 14th डे ओवुलेशन होता है। किस दिन, ये पहले से ही पता है। 14th डे ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन होने के बाद ओवा चला गया इसके फैलोपियन ट्यूब में, और ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम होता है कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब आप समझिएगा जरा, ओवुलेशन के बाद कार्पस लूटियम बनती है, और कार्पस लूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। इसी नाते एनसीईआरटी में अगर डायग्राम देखें हम, अगर हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे
तो समझ में चीज़ें बिल्कुल साफ आएंगी। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, वो ये है। अगर इस डायग्राम पर नज़र डालें तो जो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही वो ये है। देखिए ये जो लाइन है, अगर दिन को देखें तो यहाँ देखिए ये 14th डे है, ठीक है। 14th डे ओवुलेशन होगा, देखो ओवुलेशन भी यहाँ लिखा हुआ है। ओवुलेशन के बाद देखिए, ओवुलेशन के बाद देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, ये प्रोजेस्टेरॉन की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही ओवुलेशन होगा वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि वैसे देखो कार्पस लूटियम भी तो बन रही है, तो जैसे जैसे कार्पस लूटियम बनेगी वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ेगा, और वैसे वैसे 14 डे से 15, फिर 16, 17, 18 ऐसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो कैसा हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो वापस चलते हैं जरा हम लोग। तो क्या होगा, कार्पस लूटियम बनेगी और कार्पस लूटियम बनने के नाते प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा इस पर्पस से कि हो सकता आने वाले वक्त में फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर लिया जाए। ये प्रोजेस्टेरॉन जाएगा यहाँ एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करवाएगा, तो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो गई। दिन गुजर रहे हैं, 14 डे, 15 डे, 16 डे, 17 डे, 18 डे, 19 डे, 20 डे, 21 डेज तक इंतजार होता है। अगर 21 डेज तक इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर कार्पस लूटियम मेंटेन हो जाएगी और जितने दिन प्रेगनेंसी चलेगी उतने दिन प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू सिक्रीट होता रहेगा। ये तो एक बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन ना हो। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो देखो क्या होगा, ये जो कार्पस लूटियम है ये डीजनरेट होने लगेगी, और अगर कार्पस लूटियम डीजनरेट करेगी तो रिजल्ट बताओ क्या होगा। तो रिजल्ट ये होगा कि जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ रहा था वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल अब घटने लगेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल घटना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे प्रोजेस्टेरॉन कम होता जाएगा, ठीक है। तो फिर से सुनते हैं, 14th डे ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद 14 से लेकर के 21st डे तक वेट करेंगे कि हो सकता फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन अगर 21वें दिन तक भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 22वें दिन से कार्पस लूटियम डीजनरेट करेगी, और कार्पस लूटियम के डीजनरेशन से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। तो एनसीईआरटी वाला देखते हैं। अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो दिख रहा है कि देखिए ये है 14th डे और ये है 21st डे। 21वें 22वें दिन तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कहाँ गया है, ऊपर गया है, लेकिन उसके बाद देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आने लगा है। तो आगे यहाँ लिखा क्या है, डीजनरेटिंग रिग्रेसिंग कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम रिग्रेस हो रही है, डीजनरेट हो रही है। तो जैसे जैसे दिन बीतेगा, मतलब 21वें दिन के बाद 22वें दिन, 23वें दिन, 24वें दिन, 25वें दिन, 26वें दिन, 27वें दिन और 28वें दिन, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आएगा। और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आया तो देखो क्या होगा, घटते घटते पहुंच जाएंगे 28th डे और 28वें दिन हो जाएगा मिनिमम प्रोजेस्टेरॉन। तो जिस दिन मिनिमम प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है वो मिनिमम प्रोजेस्टेरॉन ही स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन। तो वापस चलते हैं, देखो होगा क्या, 28th डे, कौन से दिन, 28th डे, ये जो एंडोमेट्रियम है एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब आप इमेजिन करिए अगर एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो गया तो क्या होगा, तो फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगी
वेजाइनल ब्लीडिंग। तो वापस आते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों हुई है? तो कहोगे एंडोमेट्रियम टूट गई है। और एंडोमेट्रियम क्यों टूटी है? तो कहोगे प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया। प्रोजेस्टेरॉन क्यों कम हो गया? तो कहोगे कार्पस लूटियम डिजेनरेट हो रही है। और कार्पस लूटियम क्यों डिजेनरेट हो रही है? तो कहोगे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो काम की बात यह है कि जब कभी ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस लूटियम टूट जाती है, तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम टूटती है, तो वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, हमने कहा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। और मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे ही मेंस्ट्रुअल फेज का फर्स्ट डे होगा। तो मेंस्ट्रुएशन कहोगे कि स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट विद, आंसर देंगे मेंस्ट्रुएशन। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, क्यों हुआ है? तो कहोगे ओवम नॉट फर्टिलाइज। उसका रिजल्ट क्या हुआ है? उसका रिजल्ट हुआ है डीजेनरेट कार्पस लूटियम। उसका रिजल्ट क्या हुआ है? डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। उसी का रिजल्ट है एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन। और एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन से स्टार्ट हो गया क्या? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो पलट देते हैं। मेंस्ट्रुएशन होने का मतलब है ओवम फर्टिलाइज नहीं किया है। मेंस्ट्रुएशन अकर व्हेन ओवम नॉट फर्टिलाइज। तो इसका ये भी तो मतलब है, अगर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है इसका मतलब ओवम फर्टिलाइज हो गया है। तो दो खास बातें हैं। मेंस्ट्रुएशन कब होता है? अकर व्हेन ओवम नॉट फर्टिलाइज। तो इसको पलट देते हैं। अगर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओवम फर्टिलाइज। ठीक है, लेकिन तो ये काम की बात समझ लीजिए, काम की बात समझ लीजिए। एनसीईआरटी में लिखा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब क्या है? ये इंडिकेटिव है, ये इंडिकेटिव है किसके? प्रेगनेंसी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। एक क्वेश्चन। लेकिन लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो सकता है एनी अदर रीजन। जैसे जैसे फीमेल में कोई डिजीज है तो भी हो सकता है मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो जाए, या फीमेल में एनीमिया हो तो भी हो सकता है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के एब्सेंट होने के और भी कारण हैं, लेकिन एक जनरल कारण ये है कि अगर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है तो सबसे पहले किसके बारे में सोचें? क्या? प्रेगनेंसी के बारे में। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है। ओवम फर्टिलाइज नहीं का मतलब हुआ नॉट प्रेगनेंसी। ठीक है, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, जो कितने दिनों तक कंटिन्यू रहेगा? तो कहोगे कंटिन्यू
फॉर 3 to 5 डे। एक क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन में जो वेजाइनल फ्लूइड पास होता है, इस वेजाइनल फ्लूइड में पाया जाता है, एक तो इसमें होता है ब्लड, दूसरा इसमें होता है म्यूकस, तीसरा होते हैं टूटे हुए डिग्रेडेड एंडोमेट्रियम, और चौथा होता है अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, इसमें ब्लड कितना होता है, तो लगभग 50 ml ब्लड होता है। ठीक है, तो दो तीन खास बातें हैं जो आपको फिर से रिकॉल कर लेनी है। क्या ये बात जहां यहां जो समझाया था वो आप फिर से याद कर लीजिए। क्या बताया है कि ओवुलेशन के बाद यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस लूटियम कंटिन्यू करेगी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई बना रहेगा। लेकिन दूसरा विकल्प है कि हो सकता है इस ओवम का फर्टिलाइजेशन ना हो, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 21st डे के बाद कार्पस लूटियम डिजनरेट करने लगेगी और इसके डिजनरेशन से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लगेगा। 22वें दिन और कम, 23वें दिन और कम, 24वें दिन और कम, घटते घटते 28th डे आ जाएगा और 28th डे मिनिमम प्रोजेस्टेरॉन, जो मिनिमम प्रोजेस्टेरॉन होगा वो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टिमुलेट करेगा और उससे स्टार्ट हो जाएगी वेजाइनल ब्लीडिंग, या कहोगे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का मतलब मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गई। क्या हुआ था, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ था, क्या हुआ, डिजनरेट कार्पस लूटियम, फिर क्या हुआ, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन, फिर क्या हुआ, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन, फिर क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन ना होने का मतलब ओवम फर्टिलाइज कर गया है, इसका मतलब लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो मतलब इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन और भी कारण हैं जिसमें मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है। ठीक है, अब जरा इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। लिखा है द रिप्रोडक्टिव साइकिल, किसमें, इन फीमेल प्राइमेट। प्राइमेट कौन से, मंकी, एप और ह्यूमन। इसी को कहते क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होता है, प्यूबर्टी की एज पर। कहते क्या हो, मीनार्की। ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन है वो रिपीट होता है, एक एवरेज इंटरवल कितना, 28 या 29 डेज। इसी नाते जो साइकिल इवेंट हैं वो कब से शुरू होते हैं, फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, और कब तक चलते हैं, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। इसी को कहते क्या हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम, एक ही ओवम रिलीज होता है, कब, ओवुलेशन, कहाँ, ड्यूरिंग मिडिल, ड्यूरिंग ड्यूरिंग मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेजर इवेंट कह रहे हैं, फिगर में दिए हुए हैं। साइकिल स्टार्ट होती है किससे, मेंस्ट्रुअल फेज से, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है और ये बना रहता है कितने दिनों के लिए, 3 से 5। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट है किसका, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, किसकी, यूट्रस, और साथ में उसकी ब्लड वेसल भी टूट गई। उससे क्या बनेगा, लिक्विड जो बाहर आएगा, किसके थ्रू, वेजाइना। मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब रिलीज ओवम क्या है, नॉट फर्टिलाइज। इसका दूसरा मतलब लैक हो जाए क्या, मेंस्ट्रुएशन। ये इंडिकेटिव किसका है, प्रेगनेंसी। लेकिन हो सकता है ये एब्सेंट हो, अदर काज, तो अदर काज जैसे स्ट्रेस हो सकता है, जैसे पुअर हेल्थ हो सकती है। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के पीछे पीछे क्या आएगा, फॉलिकुलर फेज। तो अब देखते हैं फॉलिकुलर फेज में क्या क्या होता है। फॉलिकुलर फेज,
2 मिनट बच्चों, 2 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक। ठीक है बच्चों, ब्रेक हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं फॉलिकुलर फेज। देखो जरा समझ लो पहले इसको। मान लेते हैं कि ये यूट्रस है, ये मान लेते हैं ओवरी है, और ये मान लेते हैं फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है। मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान एंडोमेट्रियम टूट गई है, एंडोमेट्रियम का लॉस हुआ है। तो अब दो काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फॉलिकुलर फेज में, हमको दो काम करने हैं। क्या क्या जरा देखिएगा। सबसे पहला काम ये है कि फॉलिकल का फॉर्मेशन करना है, और दूसरा काम एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन का। बस दो ही काम करने हैं। अब कैसे होगा ये समझिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे 5 दिन गुजर जाते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज पास हो जाती है, उसके बाद से FSH और LH का लेवल बढ़ने लगता है। तो FSH और LH का लेवल अगर बढ़ेगा तो ओवरी के अंदर, तो ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल बड़ा होकर के ग्रेफियन फॉलिकल बनने लगेगा। तो सबसे पहला काम, तो ओवरी के अंदर क्या होने लगेगा, फॉलिकल बड़ा होने लगेगा। तो इन 10 डेज में, मतलब 5th to 14th डे, सबसे पहला काम क्या होगा। सबसे पहला काम है कि FSH और क्या LH का सिक्रीशन धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे FSH LH का सिक्रीशन बढ़ेगा वैसे वैसे फॉलिकल बड़ा होगा, और जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ से निकलना शुरू होगा एस्ट्रोजन। अब ये देखिए काम की बात, और अगर एस्ट्रोजन निकलेगा तो फिर एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ेगा। तो फॉलिकुलर फेज के दौरान 3 हार्मोन का लेवल बढ़ता है। किसका किसका, FSH का, और किसका,
एल एच का और किसका, एस्ट्रोजन का। लेकिन ये एफएसएच और एलएच कहां से आए हैं बेटा, एफएसएच और एलएच तो आए हैं कहां से, तो एफएसएच और एलएच आए हैं, एफएसएच और एलएच आए हैं पिट्यूटरी से। इसका मतलब ये पिट्यूटरी हार्मोन है। लेकिन ये एस्ट्रोजन बेटा कहां से आया है, तो एस्ट्रोजन तो निकला है फॉलिकल से, और फॉलिकल कहाँ है, ओवरी के अंदर। इसका मतलब ये कौन सा हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन। तो पहला सवाल तो यही है कि फॉलिकुलर फेज के दौरान कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं और कहां से आते हैं। तो फॉलिकुलर फेज के दौरान एफएसएच और एलएच काम करते हैं जो पिट्यूटरी से निकल के आए, इसका मतलब ये पिट्यूटरी हार्मोन है। लेकिन इसी दौरान एस्ट्रोजन भी निकल के आया है, इसका मतलब ये ओवेरियन हार्मोन है, क्योंकि ओवरी से निकल के आया। काम देखो क्या होगा, एफएसएच और एलएच ने क्या कराया, फॉलिकल फॉर्मेशन। तो फॉलिकल फॉर्मेशन किसका काम है, तो कहोगे पिट्यूटरी हार्मोन का काम है। लेकिन ये जो एस्ट्रोजन निकला है ये बेटा जाकर के कहाँ काम करेगा, ये एंडोमेट्रियम पर काम करेगा। और एंडोमेट्रियम का जो लॉस हुआ था वेजाइनल फ्लेज में, उसको मेंटेन करेंगे या उसको रीजनरेट करेंगे। तो एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन किसका काम है, तो कहोगे ओवेरियन हार्मोन। कौन सा, तो नाम देंगे एस्ट्रोजन। तो पहला सवाल ये है कि फॉलिकुलर फेज के दौरान कहाँ कहाँ चेंज आए, तो कहोगे ओवरी में भी चेंज आया, यूट्रस में भी चेंज आया। ओवरी में क्या चेंज आया, फॉलिकल बना। यूट्रस में क्या चेंज आया, एंडोमेट्रियम रीजनरेट हुई। फॉलिकल का फॉर्मेशन कौन किया, पिट्यूटरी हार्मोन। एंडोमेट्रियम रीजनरेशन कौन किया, ओवेरियन हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन में कौन, एफएसएच और एलएच। ओवेरियन हार्मोन में कौन, एस्ट्रोजन। तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है कि फॉलिकुलर फेज के दौरान दो चेंज होते हैं, उसके पीछे दो हार्मोन होते हैं। एक चेंज होता है नया फॉलिकल बनना, और एक चेंज होता है एंडोमेट्रियम रीजनरेट करना। फॉलिकल कौन बनवाएगा, पिट्यूटरी के हार्मोन, कौन से, गोनेडोट्रोपिन, एफएसएच और एलएच। और ये चेंज कौन करवाएगा, ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन। क्योंकि फॉलिकल से क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन। एक क्वेश्चन तो ये है, और ध्यान सुनिएगा। टुवर्ड मिडिल, टुवर्ड मिडिल ऑफ साइकिल, टुवर्ड मिडिल ऑफ साइकिल, टुवर्ड मिडिल ऑफ साइकिल, साइकिल के मध्य की तरफ क्या होगा, जो एफ एस एच हैं और जो एल एच हैं वो अटेन करेंगे पीक लेवल। एक क्वेश्चन, सिर्फ एफएसएच एलएच ही नहीं अपना लेवल पीक अटेन करेंगे, एस्ट्रोजन भी, एस्ट्रोजन भी अटेन करेगा पीक लेवल। एक क्वेश्चन, फिर क्या होगा, एट 14th डे, 14th डे एलएच मैक्सिमम होगा। इसके मैक्सिमम को कहते हैं एलएच सर्ज। क्या कहते हैं, एलएच सर्ज। और ये एलएच सर्ज क्या करेगा, इंड्यूस करेगा रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। और जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो ओवा या जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज आउट हो जाएगा। इधर देखिए, मान लेते ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ग्रेफियन फॉलिकल है, तो होगा क्या, होगा ये कि
सेकेंडरी oocyte तो निकल के फैलोपियन ट्यूब में चली जाएगी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अंदर भी रह जाएगा, और जो हिस्सा अंदर रह जाएगा वो क्या बना लेगा, जो हिस्सा अंदर रह जाएगा वो बना लेगा कार्पस लूटियम, और यहां से बेटा क्या निकलने लगेगा, प्रोजेस्टीरान। सेकेंडरी oocyte का जो रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte का जो रिलीज होता है उसी को कहते हैं क्या, ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कब होगा, तो आंसर देंगे 14th डे। अगर 14th डे ना मिले तो आंसर दीजिएगा मिडिल ऑफ द साइकिल, और किसके नाते हुआ है, LH सर्ज। फिर से सुन लेते हैं, टुवर्ड द मिडिल ऑफ साइकिल FSH और LH अपना पीक लेवल अटेन करने लगेंगे, एस्ट्रोजन का भी पीक लेवल पहुंच रहा होगा। 14th डे स्पेशली LH कहाँ होगा, मैक्सिमम पर। कहोगे क्या, LH सर्ज इंड्यूस करेगा रप्चर किसका, ग्रेफियन फॉलिकल। इससे क्या रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte। कहोगे क्या, ओवुलेशन। लेकिन जो ग्रेफियन फॉल के रेमिनेंट पार्ट होंगे, ग्रेफियन फॉलिकल के जो रेमिनेंट पार्ट होंगे वहां से क्या बनेगा, कार्पस लूटियम। जैसे ही कार्पस लूटियम बनेगी, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, हम कहेंगे अगली फेज स्टार्ट हो गई, और अगली फेज कौन सी है, ल्यूटियल फेज। जरा एनसीईआरटी में देख लेते हैं। अगर हम लोग डायग्राम को ध्यान से देखें तो डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि देखिए ये 14th डे है, ये 14th डे है, और 14th डे को देखो LH अपने मैक्सिमम पर, FSH अपने मैक्सिमम पर, ठीक है। और उसी दिन क्या हो जाएगा, ओवुलेशन। और ओवुलेशन के बाद देखो घटनाएं कितनी बढ़िया होंगी। ओवुलेशन के बाद देखो जरा, ये एस्ट्रोजन का बेटा लाइन है, ये ब्लू लाइन एस्ट्रोजन की है। एस्ट्रोजन का लेवल देखो नीचे आ रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों, तो होता क्या है कि जब ओवुलेशन हो जाएगा तो फॉलिकल रप्चर कर जाएगा, और फॉलिकल के रप्चर कर जाने से एस्ट्रोजन का सोर्स ही खत्म हो जाएगा। अब जब एस्ट्रोजन का सोर्स खत्म तो एस्ट्रोजन तुरंत नीचे आएगा, लेकिन अगले दिन से कार्पस लूटियम बनेगी तो प्रोजेस्टेरॉन ऊपर जाएगा। थोड़े दिन बाद देखो क्या होगा, जैसे बढ़िया कार्पस लूटियम बन जाएगी, जैसे बढ़िया कार्पस लूटियम बन जाएगी, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो बढ़ा है ही, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। देखिए एस्ट्रोजन नीचे आया, फिर देखो एस्ट्रोजन भी ऊपर गया है। अब एस्ट्रोजन ऊपर कैसे गया, क्योंकि कार्पस लूटियम से भी एस्ट्रोजन निकलेगा। तो पहले फॉलिकल टूटा था, इस नाते एस्ट्रोजन का लेवल नीचे आया, फिर कार्पस लूटियम बनी तो वहां से भी एस्ट्रोजन निकला, तो फिर ये ऊपर चला गया, और प्रोजेस्टेरॉन तो देखो ऊपर ही जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या, ओवुलेशन के तुरंत बाद क्या होगा, तो ओवुलेशन के तुरंत बाद LH का लेवल नीचे, इसके तुरंत बाद LH का लेवल नीचे आएगा, FSH का लेवल नीचे आएगा, एस्ट्रोजन का लेवल नीचे आएगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं और आगे जो लिखा क्या है। देखो एनसीईआरटी में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है, द मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज ड्यूरिंग दिस फेज, दिस का मतलब फॉलिकुलर फेज। क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल जो कहाँ थे, ओवरी में, वो ग्रो करेंगे और क्या बनेंगे, फुल्ली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। एक काम तो ये हुआ, और दूसरा काम देखो, साइमल्टेनियसली साथ ही में एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस क्या कर जाएगी, रीजनरेट। किसके द्वारा, प्रोलिफरेशन। इसी नाते इस फेज का नाम प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज है। दिस चेंजेज, जो भी चेंज हुए हैं, दिस चेंजेज कहाँ, ओरी में। ओरी में क्या चेंज आया है, ओरी में चेंज यह है कि फॉलिकल बना है। और यूट्रस में क्या चेंज आया है, यूट्रस में चेंज आया कि एंडोमेट्रियम फिर से बनी है।
दीज चेंजेज इंड्यूस बाय चेंज इन द लेवल ऑफ, कौन से, तो कहोगे पिट्यूटरी के हार्मोन और ओवेरियन। पिट्यूटरी में बेटा कौन सा, तो पिट्यूटरी में FSH और LH, और ओवेरियन में कौन सा, तो कहोगे एस्ट्रोजन। ठीक है, फिर देखो लिखा है द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH का मतलब गोनेडोट्रोपिन इंक्रीज कैसा, ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, और ये स्टिमुलेट करेंगे क्या, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। लेकिन एज वेल एज सिक्रीशन होगा किसका, एस्ट्रोजन का, कहाँ से, ग्रोइंग फॉलिकल से। दोनों LH और FSH दोनों देखो लिखा है अटेन पीक लेवल, कहाँ, मिडिल ऑफ साइकिल, या क्या कहोगे 14th डे। रैपिड सिक्रीशन होगा किसका, LH का, कहाँ जाएगा, मैक्सिमम लेवल, कब, ड्यूरिंग मिडिल साइकिल, कहोगे क्या, LH सर्ज इंड्यूस क्या करेगा, रप्चर किसका, ग्रेफियन फॉलिकल, उसका रिजल्ट होगा रिलीज ऑफ ओवम, कहोगे क्या, ओवुलेशन। ओवुलेशन को कहते हैं ओवुलेटरी फेज। उसके बाद आती कौन सी है, ल्यूटियल फेज। इस दौरान जो रिमेनिंग पार्ट होगा किसका, ग्रेफियन फॉलिकल का, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम बनी नहीं कि हमने कहा कि ल्यूटियल फेज शुरू हो गया। कार्पस लूटियम सिक्रीट करेगा क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। लूटियल फेज, ठीक है। अब सवाल यह है कि लूटियल फेज क्या है, तो हम कहेंगे आफ्टर ओवुलेशन है एक बार। दूसरा क्या हुआ है, रिमेनिंग पार्ट किसका, ग्रेफियन फॉलिकल का, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, कार्पस लूटियम। यहां से क्या निकला, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन अकेले प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलता है, यहाँ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों निकलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मेन हार्मोन कौन है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ये करेगा क्या वो देखो, तो करेगा क्या, ये मान लेते हैं कि यूट्रस है, ये मान लेते हैं ओवरी है, ये है फैलोपियन ट्यूब, और इसके अंदर ये बनी है कार्पस लूटियम। तो हाल देखो क्या है, ये क्या है, कार्पस लूटियम, और यहाँ से क्या निकल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन जाएगा कहाँ, तो ये प्रोजेस्टेरॉन जाएगा यूट्रस पर, और ये एंडोमेट्रियम को फिर से प्रिपेयर करेगा। तो अब क्या करेंगे, ये एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करेंगे। एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, काहे के लिए, इम्प्लांटेशन। अब आप समझिए, 5वें दिन से 14वें दिन, 5th to 14th डे एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन किया था, किसने, एस्ट्रोजन ने। लेकिन अभी 14th डे के बाद एंडोमेट्रियम में जो भी चेंज आ रहा है उसका मेन हार्मोन कौन है, प्रोजेस्टेरॉन। अब एंडोमेट्रियम को तैयार किया जा रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो इस दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन है, इस दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रिपेयर करेगा किसको, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को, काहे के लिए, तो आंसर देंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ल्यूटियल फेज में कुछ खास नहीं हुआ है, ल्यूटियल फेज में इतने हुआ है क्या, तो कहोगे कि ओवुलेशन के बाद
जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल था उसने कार्पस लूटियम बनाया, उससे प्रोजेस्टेरॉन निकला, उसने एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया। अब विकल्प फिर वही कहानी है कि अगर ये ओवुलेशन के बाद यहाँ बेटा क्या गया होगा, ओवा गया होगा। तो अगर ओवा फर्टिलाइज किया तो कार्पस लूटियम बनी रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा, हम कहेंगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू है। लेकिन इसका दूसरा विकल्प है, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, तो होगा वही जो बता चुके हैं, कार्पस लूटियम टूटेगी, प्रोजेस्टेरॉन का निकलना कम होगा, और प्रोजेस्टेरॉन अगर कम निकलेगी तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी और फिर से वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो क्या है, दो विकल्प हैं। इफ ओवम फर्टिलाइज, तो अगर ओवम फर्टिलाइज किया तो क्या कहोगे, कार्पस लूटियम मेंटेन हो जाएगी और कंटिन्यू क्या निकलते रहेंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। तो जितने दिन प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी उतने दिन का हाल ये है। लेकिन दूसरा विकल्प भी तो है, क्या, देखो, इफ ओवम नॉट फर्टिलाइज तो क्या क्या घटनाएं होंगी, तो घटनाएं देखो, सबसे पहले तो कार्पस लूटियम क्या कर जाएगी, यहां मेंटेन लिखा है, यहां हो जाएगी डी जनरेट, उसका रिजल्ट क्या होगा, घट जाएगा प्रोजेस्टेरॉन और घट जाएगा क्या, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों कम हो जाएंगे ना, उसका रिजल्ट क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का मतलब है स्टार्ट न्यू साइकिल, ठीक। और कार्पस लूटियम जो डिजेनरेट होगी वो क्या बन जाएगी, तो ये बन जाती है कार्पस एल्बिकैंस, याद रखिएगा, कार्पस लूटियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कार्पस एल्बिकैंस। तो ये बहुत बार पूछा गया है बेटा, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या 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 होगा, तो कहोगे कार्पस लूटियम डिजेनरेट हो जाएगी, कार्पस एल्बिकैंस बना लेगी, प्रोजेस्टेरॉन घटेगा, एस्ट्रोजन घटेगा, एंडोमेट्रियम टूटेगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा और नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। चलो एनसीईआरटी में देखते हैं। देखो लिखा है, कार्पस लूटियम सिक्रीट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एसेंशियल है किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, और ऐसी एंडोमेट्रियम जरूरी है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, किसके, फर्टिलाइज्ड ओवम, बाकी इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये पॉइंट हाँ छूट गया बताना, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी तो फिर आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई इवेंट नहीं होगा और इसी ल्यूटियल फेज में इवेंट रुके रहेंगे और जब तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल को अंडरलाइन कर लीजिए, इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएंगे, स्टॉप, तो क्या नहीं होगा, नो मेंस्ट्रुएशन। तो जितने दिन प्रेगनेंसी चलेगी उतने दिन मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा या कोई इवेंट नहीं होगा और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ल्यूटियल फेज में ही रुकी रहेगी। लेकिन अगर इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस लूटियम क्या करेगी, डीजनरेट, इससे क्या आएगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, उससे क्या हो जाएगा,
मेंस्ट्रुएशन मतलब न्यू साइकिल। एक ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, कितना, लगभग 50 ईयर के आसपास, और इसको कहते क्या है, मीनोपाइज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहा है तो ये इंडिकेशन करता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, जो कहाँ से कहाँ तक है बेटा, तो पहले ही बता चुके हैं, मीनार्की से और मीनोपाज के बीच में। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना दिया था या उसको हम लोगों ने फ्लो चार्ट के भाव में भी समझ लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा बच्चों, कोई डाउट हो तो फिर क्लास के बाद डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर पर हम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। बाय बाय बच्चों।